हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक दुखियारी माँ की कहानी। यूँ तो इस तरह की कहानी कोई नई नहीं है, तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहू, बाजार जा रही हो? सर्दी का मौसम आ रहा है, मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे ले आना। एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है, क्या किया जाए। बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। और हाँ बहू, अंकित से कहना गैस वाली दवा खत्म हो गई है, वो मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना, किस लिए अंकित को परेशान करना। सुधा जी अपनी बहू विशाखा से कहती हैं। विशाखा बोली, मम्मी जी, आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई न कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मोजे आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वो। और अभी परसों ही तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। सुधा जी बोली, बहू अब तुमसे क्या छुपाना, वो जो हमारी पड़ोसन निर्मला जी हैं ना, वो कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजों के लिए, पर उनको वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और रही बात गैस वाली दवाई की, तो वो जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी थी। और ये भी बता दिया कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज़ एक गोली लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया, तो वह तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मम्मी जी, आप भी हद करती हैं। हमने घर में कोई फार्मेसी या धर्मशाला खोल कर नहीं रखी है जो आप अपनी चीज़ों को बांटती रहती हैं। पता है इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये चीज़ें मुफ्त में नहीं मिलती। आप तो इस तरह से चीज़ों को बांटती हैं जैसे आप ही पैसे कमा कर लाती हैं, विशाखा ने थोड़ा तैस में आते हुए कहा। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को भी मोजे दिए तो मुझसे दोबारा उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से आपको मोजे लाकर दूंगी। फिर पुराने दिनों की तरह सिलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर विशाखा चली गई। शाम के समय सुधा जी बैठकर टीवी देख रही थी, तभी अंकित घर आया और बोला, क्या मम्मी पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या? मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज़्यादा टीवी देखने से आँख खराब हो जाएगी। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये विशाखा क्यों नहीं दिख रही है, कहाँ गई? सुधा जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई था नहीं, इसीलिए टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? तभी उधर से विशाखा आई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। सुधा जी बोली, बहू मैं तो बस बता रही थी कि। तभी विशाखा बोली, ये क्यों नहीं बताया कि आपका सामान भी लेने गई थी? अंकित बोला, कौन सा सामान? विशाखा बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई तो कभी मोजे, अपना सामान दूसरों को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने को कहती हैं। अंकित बोला, माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? चीज़ों का ख्याल रखना भूल गई हैं आप क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे और आपकी बहू को आपकी हर एक चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। अंकित इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से सुधा जी का चेहरा उतर सा गया। कुछ समय बाद अंकित अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। सुधा जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। विशाखा बोली, मम्मी जी हम जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो आप जरूर टोकती हैं, और क्या सच में ही ये सारा सामान खत्म हो गया है? सुधा जी बोली, नहीं बहू अभी 2 दिन का है, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। अंकित बोला, मम्मी 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमज़ोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र रामलाल जी आए थे। दोनों ने बैठकर बातें की। रामलाल जी बोले, और ये एटीएम कार्ड रखिए, जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। सुधा जी बोली, रामलाल जी इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की, क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूं, मेरी वजह से उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं।
रामलाल जी बोले, भाभी जी, संपत भाई की पेंशन जो 6 महीने से रुकी हुई थी वो अब लागू हो गई है और उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, इसीलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊँगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है, वो आपके सारे पैसे गाँव वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये तो चले गए पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ा, इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ। रामलाल जी बोले, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रहे हैं। संपत भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे, कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करते समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। ये माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामलाल जी चले गए। शाम को जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। विशाखा बोली, मम्मी जी, कोई आया था क्या? सुधा जी ने सारी बात बताई तो विशाखा बोली, कुछ 1000 रुपये की पेंशन के लिए इतनी आवाभगत करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, ये बिस्किट हवा में रखा खराब हो गया। आप बहुत सी चीज़ों की बर्बादी करती हैं। मम्मी जी, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। सुधा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, वैसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ही बिस्किट खा लूँगी। अंकित बोला, मम्मी, आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई है। चीज़ों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम वो आपसे हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा की 25-30 हज़ार की पेंशन दिख रही है पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहाँ से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं न कहीं सुधा जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर रोज़ सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज़ का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। गांव से सुधा जी की सहेली दीपा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपनी मन की सारी बात बताई तो दीपा जी ने जो बताया उसे सुनकर सुधा जी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। दीपा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर तक छोड़कर चले गए और वापस पलटकर देखने तक नहीं आए। वो तो अच्छा है कि पति की पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके, आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। सुधा जी बोली, दीपा, क्या अकेले रहना सही है? दीपा जी बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराये में भी उतना अकेलापन महसूस नहीं होता। 2-3 दिन सुधा जी दीपा की कई बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक दिन सुधा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। अंकित बोला, माँ, अगर आप जा रही हो तो ये बात याद रखना कि मैं वहाँ आकर आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा। मेरी इतनी छुट्टी भी नहीं है कि मैं आपको छोड़ने आऊँ। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वह आपको छोड़ देगा। सुधा जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और न ही अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। बस हो सके तो जब अंतिम सांस लूं तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि ऊपर जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर सुधा जी निकल गईं। आज 2 महीने हो गए, न अंकित ने सुधा को फ़ोन किया और न ही सुधा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। सुधा जी के पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और सुधा जी ने अपनी छोटी सी ज़मीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोजगार मिला और सुधा जी को लोगों का साथ मिला तो वक्त भी अच्छे से कटने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और आज की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी बन चुकी है। तो आई थिंक सो कि हम अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा ज़रूर बने। तो हमारी अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।